हाँ, एक बार निकालिएगा पेज 101 क्वेश्चन नंबर 10 रीडिंग करेंगे और फिर कर देंगे इसको। हाँ, ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जरा फोकस करेंगे ना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ें पहले। क्वेश्चन नंबर 10 पेज 101, तो सुनिएगा बहुत अच्छे से, फिर करेंगे आप कंप्लीट, है ना। ये करें, ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल इन 2 मार्केट, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। यहाँ पर मार्केट है 1 है और मार्केट 2 है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट 3 है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर जो सेल है उनकी एनुअली वो यहाँ पर है 10,000 एक्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फिर 2,000 वाई प्रोडक्ट हैं, और फिर यहाँ पर 18,000 आपके जेड है। जो सेकंड मार्केट है उसने सेल की है एक्स वाई जेड जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, वो है यहाँ पर 6,000, फिर यहाँ पर है 20,000, फिर यहाँ पर है आपका 8,000। आप इस तरह समझ रहे एक मैट्रिक्स ऐसी बन गई है ना। आप ए वाले पार्ट पर आते हैं। पहले तो ये बताओ, थोड़ा सा हल्का सा आपको रिवीजन करा देते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना है किसी का, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम जानते हो, 7th क्लास में पढ़ा होगा। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है हमेशा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट हुआ होगा। और सपोज करो कभी लॉस निकालना है तो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा, सेलिंग प्राइस कम रहा होगा, जब भी तो लॉस हुआ इसको, है ना। तो उस पर थोड़ा सा आगे प्रॉफिट का मेरे को वर्ड यूज हुआ इसमें, तो उसको हमने डिस्कस कर लिया, है ना। लेकिन इफ द यूनिट सेल प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, जो पहले वाला प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस है 2.50 यानी कि 2.5 रुपए, 1.50 यानी कि 1.5 रुपए, 1.00 यानी कि 1 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। टोटल हमें रेवेन्यू कितना मिला, है ना, टोटल रेवेन्यू ऑफ ईच मार्केट हमें निकालना है। ये बात थोड़ा सा लॉजिकली शायद समझ में आ गई होगी कि टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे। तो ये तो मैट्रिक्स बनी हुई थी, है ना, इसको यहाँ दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पर क्या थे हमारे पास 10,000, यहाँ पर कितने हैं 2,000, यहाँ से हैं 18,000, और यहाँ पर है 6,000, फिर यहाँ पर है आपके 20,000, और यहाँ पे कितने 8,000। अब देखो 10,000 प्रोडक्ट बेचे हैं और हर किसी का सेलिंग प्राइस कितने हैं 2.5 रुपए। इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। दूसरे का सेलिंग प्राइस कितने का है 1.50, उसका 2,000 प्रोडक्ट बेचे हैं उसका सेलिंग प्राइस कितना है 1.50, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसका सेलिंग प्राइस आएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। और इन तीनों का सम कर देंगे तो ये मार्केट 1 का क्या निकल आएगा, टोटल सेलिंग प्राइस निकल आएगा। मगर हमें करना है किसके, मैट्रिक्स की हेल्प से। तो ये ऑर्डर कितने का है हमारे पास 2/3। तो दूसरी जो मैट्रिक्स है वो हमें क्या बनानी पड़ेगी 3/1। अरे सेलिंग प्राइस ही तो मैट्रिक्स बनेगी दूसरी, और उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 3/1, यानी कि एक तरीके से कितना हो गया 2.5 लिख देता हूँ तो ज्ञान में जीरो की कोई इंपोर्टेंस नहीं होती। यहाँ पर 1.5 और यहाँ लिख दिया मैंने 1 या 1.0 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। बात क्लियर है मेरी। इससे इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो पहले जो आएगा टोटल प्राइस वो मार्केट 1 का टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। और जो दूसरा वाला आएगा वो मार्केट 2 जो 2 है उसका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बात क्लियर है मेरी, आप सभी को आराम और स्नेहा लॉजिकली क्लियर है कि मैंने कैसे इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, है ना। सिंपल वही काम जो हम सिंपल भी कर सकते थे उसको हम मैट्रिक्स की तरीके से कर रहे हैं, है ना। और अब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और बताएंगे मेरे को आंसर इसका क्या आ रहा है। यहाँ पर इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे और टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। 10,000 का मल्टीप्लाई किससे हुआ 2.5 से, तो कितना आ गया सर इसका आंसर 2500, यानी कि कितना हो गया 2,500।
नहीं 10,000 है ना, 10,000 इंटू 2 यानी कितना आएगा हमारे पास, 10 दूनी 20, 25,000 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 25,000। बात क्लियर है कि नहीं मेरी? तो 10,000 प्रोडक्ट है और हर किसी का सेलिंग प्राइस कितना, ₹2.5, कितना आ जाएगा 25,000, और 2,000 का 1.5 से कितना हो जाएगा, है ना, 2,000 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,000, और 18,000 का एक है तो प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 18,000। बात क्लियर है मेरी, है ना? ऐसे ही इसका भी करेंगे, है ना। पहली रो पहला कॉलम पहला एलिमेंट बन गया, आउटपुट क्या आना था 2/1 का, यानी कि 2 रो 1 कॉलम आनी थी, तो 1 कॉलम तो आना ही है, दूसरी रो और आना रह गया है। अब 6,000 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2.5 से, 6 का डबल 12, और 12 और 3 है ना, उसका आधा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 15,000 प्लस 20,000, फिर यानी कितना हो जाएगा 20,000 और 10 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 30,000, और प्लस 8,000 इंटू 1 यानी कितना हो गया 8,000। इसको टोटल सम करेंगे और बताएंगे आंसर कितना आ रहा है, चेक करेंगे आंसर जरा, इसका सम कर लीजिएगा, है ना। चलिए आंसर चेक करेंगे, अब तक इसका एक बार सम करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। साथ साथ क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर भी एक बार जरा, इसके बस सम करके आंसर बताएंगे कितना आ रहा है ना। तो पहला जो आंसर आएगा वो मार्केट 1 का टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और दूसरा जो आएगा वो मार्केट 2 का टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हाँ जी बताएंगे 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 टोटल कितना बनना है, सर 46,000। 46,000 है ना, ये कह रहे हैं कि आंसर आ रहा है इनका 46,000। विशेष आपका और आरव आपका आंसर कितना आ रहा है, एक बार देखेंगे 46,000 ये क्या, और दूसरे का टोटल रेवेन्यू इन मार्केट 2 है ना, दूसरे मार्केट 2 का आ रहा है। हाँ निकालिए निकालिए जरा, सर हाँ दूसरे 53 आ रहा है, 53,000। अगर ये आपके आंसर आ रहे हैं तो ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है, दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। तो टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट 1 कितना है 46,000, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट 2 का है 53,000। हाँ विशेष एक बार आप बताएंगे, चेक करेंगे, यही आंसर है ना। सिंपल एडिशन करना था, है ना, कुछ नहीं करना था इसमें। क्लियर है मेरी बात? हाँ ये आराम आपका सही आंसर ये, यस सर। चलिए अब बढ़ते हैं इसके बी वाले पार्ट। बी वाले पार्ट पे कह रहे हैं इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ एबव 3 कमोडिटी, यानी कि इनका कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो दे रखी हैं वो दे रखी है ₹2, ₹1 और 50 पैसे, यानी कि मैट्रिक्स तो यही चलने वाली है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी हमारी, है ना। तो मैट्रिक्स तो यही है। चलिए आप भी इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे। यहाँ पर कितना हमारे पास 10,000, 2,000, और यहाँ पर है 18,000, यहाँ पर है 6,000, फिर 20,000 और फिर 8,000। ध्यान रखना यहाँ पर एक पैसे की बात कर रहा है, 50 पैसे, इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर रुपीस में कितना हो गया 2, और दूसरे का कितना है ₹1, और तीसरे का कितना है 50 पैसे, यानी कितना हो गया हाफ रुपीस, है ना। 0.5 या हाफ कह दो 0.5 कह दो, एक ही बात है ना, हाफ रुपीस यानी कि 0.5 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस, जो मैं यहाँ लिख दूंगा। और अगर प्रॉफिट पूछ रहे हैं तो मार्केट 1 का टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 46,000, उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो मार्केट 1 का टोटल प्रॉफिट निकल आएगा, और मार्केट 2 का जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो 53,000 है, उसमें से उसका कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो मार्केट 2 का प्रॉफिट निकल आएगा, है ना। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट पूछे हैं तो डेफिनेटली बात है सेलिंग प्राइस ज्यादा रहा होगा, है ना। और साफ दिखाई पड़ रहा है भाई 2.5 में सेल किया है, 2 में उसने खरीदा था, 1.5 में सेल किया है, 1 में खरीदा था, आधे रुपए यानी कि 50 पैसे में खरीदा था, ₹1 बचाए तो उसको प्रॉफिट ही हो रहा होगा, है ना। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 20,000 और 20 प्लस 2 22, है ना, 22,000
और 22,000 18,000 का 0.5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 9, और 9 और 2 11, यानी कि 31,000। एक बार देखेंगे आंसर इसका 31,000 ही आ रहा है क्या? 31,000 आना चाहिए इसका आंसर, है ना। मैंने सिंपल कैलकुलेशन कर दी है, 20 और फिर 2 22 और 22 Yes, उसका sir, आधा, यही है। चलिए 31,000। दूसरे का आंसर निकालेंगे जरा, दूसरे का यानी कि क्या करेंगे 6,000 इंटू 2 यानी कितना हो गया 12,000 हो गया, 20,000 इंटू 1 यानी कि कितना होगा 20,000 हो गया, और 8,000 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4,000, 4 और 2 6, यानी कि कितना हो गया 36,000। ये 36,000 है क्या आंसर इसका? Yes, sir. चलिए 36,000। अब बात आ रही है प्रॉफिट की, है ना। तो मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ और Sir, आपको 17,000. प्रॉफिट निकालना है ना। तो प्रॉफिट मार्केट 1 का भी और प्रॉफिट मार्केट 2 का भी, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसकी? मार्केट 1 की। उसमें जो उसकी टोटल सेलिंग प्राइस थी 46,000 माइनस 31,000, है ना। तो कितना हो गया फाइनली हमारे पास? 3 जीरो तो है ही, और 6 माइनस 1 5, यानी कि 15,000। तो प्रॉफिट 1 है मार्केट 1 का, वो 15,000 है। मार्केट 2 का प्रॉफिट बताएंगे यार एक बार, क्या आएंगे आंसर? प्रॉफिट फॉर मार्केट 2, तो उसका आंसर कितना होगा यहाँ पर 53,000, और माइनस का है यहाँ पर 36,000, और 000 है ही तेरे में से 17,000। एक बार देखेंगे आंसर, क्रॉस चेक करेंगे, ये आंसर है क्या 15,000 और 17,000 आएगा प्रॉफिट इसका। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं जरा भी, बेसिस क्लियर है आपको लॉजिक वाइज, है ना। 15,000 और 17,000 ये आंसर दोनों ही हमारे बिल्कुल सही हैं। और आप जानते हो कि टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट निकल आएगा। हाँ जी आरव, आपको कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? स्नेहा, आरव क्लियर है? चलिए तो ये पढ़ सकते हैं आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर, अगर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11th क्वेश्चन लॉजिक वाइज स्टार्टिंग इसकी थोड़ा सा अच्छे समझने वाली है, बाकी क्वेश्चन उसके बाद तो बहुत आसान है। मेन है इसकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11 Easy है, हो गया है। हाँ चलिए, इसका तो समझने वाली बात है, समझ में आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपसे पूछूंगा यार, सोच के बताना यार, है ना। ये कह रहे हैं फाइंड करनी है एक मैट्रिक्स एक्स, फाइंड करनी है एक मैट्रिक्स हमारी कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स से। वो मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3, यहाँ पर है 4 5 6, और जो आउटपुट है वो है हमारे पास -7 -8 -9, यहाँ पर 2 फिर 4 फिर 6। इसमें मेन सबसे बड़ी बात जो आपको थोड़ा सा सोचना होगा, हाँ ये बता सकते हो कि जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या रहा होगा? 2 by 3. 2/2। हाँ यार आपके समझ आ रहा है, ये ऑर्डर जो कह रहे हैं 2/2 2/3। चलिए इन्होंने चेंज किया आंसर को, सर आंसर 2 by 2 में आएगा एक्स्ट्रा। अब समझना, देखिए मेन बात इसमें ऑर्डर की ही है। एक्स एक मैट्रिक्स है, अब इसका ऑर्डर हमें नहीं पता, समझ कर उसको ब्लैंक छोड़ दिया, इनटू इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है यहाँ पर 2/3 से हो रहा है, और जो आउटपुट है वो भी कितने का आ रहा है हमारे पास 2/3 का आ रहा है ना। इस मैट्रिक्स से इससे मल्टीप्लाई केवल जब ही हो सकता है जब यहाँ पर भी क्या रहा होगा 2, जब दोनों चीज सेम होती है तभी तो मल्टीप्लाई होता है। अब मैं कहता हूँ इसको हाइड कर लो, ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। अरे यहाँ 2/3 आ रहा है, वो जब भी तो आएगा जब यहाँ भी क्या रहा होगा 2। हाँ आ रहा, पहले बताओ आपको क्लियर है मेरी बात? इसमें कोई डिस्कस तो नहीं करना, एक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 का ही होगा, कोई और ऑर्डर हो ही नहीं सकता हमारा। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार डिस्कस कर लें। अब तो बहुत आसान है, अब इसमें कुछ खास बात नहीं है, हमें एक मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है जो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है ना। चलिए बाकी कंप्लीट कर लेते हैं। भाई आरव आपको क्लियर है ये ऑर्डर? आपको क्लियर है ऑर्डर का, ये ऑर्डर का कंफ्यूजन नहीं कोई? यस सर क्लियर है।
चलिए अब बताएंगे x एक 2x2 की मैट्रिक्स है। अब मैंने वो मान ली, सपोज करो क्या है, A B C और D, है ना। ये आप कह रहे हो क्लियर है तो फिर तो आगे बढ़ सकते हैं। 2x2 और यहाँ पे कितना है 1 2 3, फिर यहाँ पर है 4 5 6, और जो यहाँ पर आंसर है -7 -8 -9 2 4 और 6, ए बी सी डी की आंसर निकालेंगे और वो वापस आंसर यही पुट करेंगे, एक्स का आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर आप भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे इसमें और आंसर निकालेंगे। हाँ जी बताएंगे यहाँ पे क्या आने वाला है, पहला एलिमेंट क्या बनेगा, a प्लस 4b, बिल्कुल सही कह रहे हो, a प्लस 4b, फिर 2a प्लस 5b, फिर क्या हो जाएगा एक तरीके से 3a प्लस 6b, फिर नीचे अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा c प्लस 4d, फिर यहाँ से आ जाएगा 2c प्लस 5d, फिर हम बात करेंगे 3c प्लस 6d, और राइट साइड में जो आंसर है -7 -8 -9 2 4 और 6। अब आप मेरी बात शायद थोड़ी सी लॉजिकली समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं बताएंगे एबीसीडी के आंसर कैसे निकल सकता है। सर एक वैल्यूज इक्वेशन पुट करके हो जाएगा, तो इक्वेशन है ना, बन जाएगी, एक तो इक्वेशन से, एलिमिनेशन से हो जाएगा। हाँ सही कह रहे हो, एक इक्वेशन से आंसर नहीं आ सकता तो मैं यहाँ दो इक्वेशन लेके चलूंगा, तीन की जरूरत नहीं है कुछ भी, है ना, तीन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से कंपेयर करेंगे, a प्लस 4b का आंसर कितना है -7, और यहाँ से 2a प्लस 5b का आंसर कितना है -8, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। कौन सा मेथड ज्यादा बेटर रहता है आपका, हाँ जी बाय डिफॉल्ट कौन से मेथड से सोल्व करते हैं हम ए और बी को, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, जिसमें पहली इक्वेशन को मैं कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि एक जो वेरिएबल है वो गायब हो जाएगा, है ना। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे लिख देता हूँ 2a प्लस 8b इज इक्वल टू कितना है -14, माइनस माइनस प्लस 2a से 2a खत्म, 5 माइनस 8 यानी कि कितना हो गया -3b, 14 माइनस 8 यानी कि 6, तो बी का आंसर मेरा आ रहा है -2। हाँ क्लियर है, आपका भी यही आंसर है, निकाल लो। चलिए थोड़ी सी मेहनत करिए, बताइए रहा है ऐसा ना, ऐसा कुछ करने वाली बात है नहीं जो करके दिखाया जाए पूरा। तो मैंने एक आंसर आपको निकाला है बी का -2, और बी की वैल्यू -2 पुट करने के बाद एक का आंसर निकल आएगा। हाँ जी बताएंगे ना, आप में से कोई भी जिसका भी आंसर आ गया हो बताएंगे एक आंसर क्या आ रहा है। सर 1, -2 0 और 2। फाइनल आंसर एक का क्या आ रहा है हमारे पास, बी B6 आ रहा है, बी तो -2 है सर भाई, ए आ रहा है 1 और बी -2 है। A1 आ रहा है, बी कह रहे हैं -2 है। अब थोड़ा यहाँ पे काम करेंगे, है ना, इसको लेके काम करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा C प्लस 4D इज इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या काम करेंगे 2C प्लस 5D इज इक्वल टू 4। हाँ आपका देखो आंसर कहाँ गलत हो रहा है ना, यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ क्या करने वाला हूँ, देखो दो बार मेहनत हम क्यों करें, सिर्फ इस वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ एक बार बताएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए और बताइए आंसर सी और डी का आंसर सर क्या आ रहा सी 0 है। है। सी ये कह रहे हैं 0, और डी का आंसर, सर निकाल लेंगे। हाँ यार आप भी कर रहे हो ना, सिंपल सर कैलकुलेशन 1। है। तो सी तो सिर्फ साफ पता चल रहा था, है ना, सी यहाँ से गायब हो जाएगा। नो सर एक उल्टा हो गया, नहीं मतलब नहीं मुझे लग सी रहा है उल्टा बोल रहे हैं सी ना, की सी यहाँ वैल्यू से 2 गायब हो आ रही जाएगा, है। तो डी का आंसर 0 आएगा, यस सर डी की डी का वैल्यू आंसर 0 0 और सी आएगा, की वैल्यू और डी 2 का आ आंसर रही है। जब 0 पुट करेंगे तो सी का आंसर क्या आने वाला है 2 आने वाला है ना। तो हमने जो एक्स एक मैट्रिक्स थी वो ए बी सी डी एज्यूम की थी, और ए बी सी डी सबके आंसर मेरे पास लिखे हुए हैं। तो जो एक्स एक मैट्रिक्स मैंने ए बी सी डी एज्यूम की थी उसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे 1 -2, और यहाँ से सी यानी कि 2, और यहाँ से 0। बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर को एक बार, कि आंसर यही है कि नहीं।
1 -2 2 0 बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है ना। चलिए, हाँ जी, क्लियर है सभी को ये? आरव आपको भी क्लियर है ये? कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन करी है ना। और मेन बात थी इसमें अगर थोड़ा सा समझने की कि x का एक ऑर्डर क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पर इसको कुछ मत लिखो अभी, है ना, इसको छोड़ दो। यहाँ लिखो 2/3, यहाँ लिखो 2/3। इस मैट्रिक्स का इससे मल्टीप्लाई जब भी पॉसिबल है, जब यहाँ 2 होगा, अरे यहाँ 2 होगा तभी तो यहाँ 2 आया होगा। ऐसे 2/2 का मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड हो जाता है। उसको ABCD मान लो, XYZ मान लो, T मान लो, कुछ भी मान लो, वो आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बढ़ सकते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब तो केवल, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चे हैं, इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी कुछ खास, है ना। समझिएगा क्वेश्चन को 12 को बहुत इजी से, और फिर 3 MCQ करने हैं, इसके साथ ही हमारा ये मैट्रिक्स खत्म होगा। हाँ, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, मैं देखो वैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, और ए बी इज इक्वल टू बी ए हमें क्या है, गिवन, गिवन की कैटेगरी में है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, प्रूव बाय इंडक्शन। हाँ, इंडक्शन कुछ ये वर्ड सुना हुआ लग रहा है, हमने कहीं यूज किया हुआ वर्ड इंडक्शन का। इंडक्शन में कहा था जनरलाइजेशन होता है। क्या थी इसकी फुल फॉर्म? एक तरीके से फुल फॉर्म क्या थी इसकी? PMI, है ना। ये शॉर्ट फॉर्म में क्या दिया है, इंडक्शन। क्या था? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इन्होंने सिर्फ इंडक्शन का वर्ड इस्तेमाल कर लिया है। इंडक्शन का मतलब होता है PMI, मतलब जनरलाइजेशन, है ना, किसी चीज को जनरलाइज कर दिया। प्रूव दैट बाय इंडक्शन, हमें प्रूव करना है ए बी की पावर n इज इक्वल टू बी की पावर n a। पहले ये प्रूव करेंगे, फर्दर फिर दूसरा वाला पार्ट भी चलेगा, तो पहले इसी पार्ट पर हम फोकस करते हैं। किसे करना है? PMI यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और देखो इस बार कोई मैट्रिक्स वगैरह नहीं है, एक सिंपल बेसिक रूल चलेंगे जो भी हमने अब तक कराए हैं। बता सकते हैं a प्लस बी का होल डैश, बी डैश, a माइनस बी का होल डैश, a डैश माइनस बी डैश, और a बी का होल डैश, बी डैश इंटू a डैश। तो इसको करना है प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर n इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आना चाहिए? प्रूव होना चाहिए, है ना। n की वैल्यू 1 लगा दी मैंने, यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्या ये ट्रू हो गया, नहीं हो गया? हाँ, ये ट्रू है नहीं? गिवन है, दे रखा है कि ए बी बी ए के बराबर है, तो क्या लिख देंगे? इट इज ट्रू। क्या लिख देंगे? इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। वैसे होता नहीं है ए बी बी ए के बराबर, और जब गिवन है तो फिर तो बात ही खत्म। तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप नंबर 2, हाँ जी बोलेंगे ना, स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा? हाँ, लेट इट इज, है ना, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये हम मान के चलते हैं, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यहाँ से क्या लिख देंगे? a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k इंटू a। कोई नंबर डाला तो नंबर डालने को छोड़ देते हैं ये क्वेश्चन, है ना। इसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है? हाँ, थर्ड स्टेप, है ना, अगले वाले क्वेश्चन। यानी कि आप स्टेप नंबर 3 नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, और आप क्या प्रूव करना होता है कि इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। यानी कि हम फॉर लेके चलेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1, और इसको प्रूव करना है ना। ये तो हमने लेट करके चला था, अब हमें प्रूव करके लाना है। तो यानी क्या लिखे चलेंगे? a b की पावर k प्लस 1, और यहाँ से b की पावर k प्लस 1 इंटू a। और ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया, ये मेरा टारगेट है, इसका ऊपर वाले का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये तो ट्रू प्रूव कर चुके हैं, गिवन भी है, और इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि हम इसको मान के चलते हैं। क्या लेके चलेंगे यहाँ पर हम? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितनी है? ए बी की पावर k प्लस 1। टारगेट इस पर फोकस करना है, रूल्स रेगुलेशंस ऊपर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं इसे ए बी की पावर k इंटू बी लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जरा गौर से देखना कि जो ए बी की पावर k है वो किसके बराबर है? b की पावर k इंटू ए के बराबर है ना। ये तो हम ट्रू मान के चले हैं, तो इसकी जगह क्या लगाने वाला हूँ? इसकी जगह पे लगाने वाला हूँ b की पावर k इंटू 1,
क्योंकि ये मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट, ये हम प्रूव करके चल रहे हैं कि ये ट्रू है, ए की पावर के इज इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए, इसको तो हम ट्रू मान के चलते हैं। सारी बात क्लियर है मेरी? है यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, बात क्लियर है कि ए बी की पावर के की जगह क्या लगा दिया, बी की पावर के इंटू ए, और यहाँ पर क्या रहेगा बी, है ना? इसको हटा देता हूँ, मतलब समझाने के लिए बताया था केवल, ये वैल्यू यहाँ से इसके बराबर मैंने शिफ्ट कर दी, और बी तो लास्ट में है ही। टारगेट क्या था मेरे पास, बी की पावर के प्लस वन इंटू ए। अब बता सकते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर? हाँ जी, कोई सोच के बता सकता है आप में से कि मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ कि बी की पावर के प्लस वन इंटू ए आ जाए? आंसर हमारे सामने लिखा रहता है इसमें। हाँ स्नेहा आरब, हाँ ये आप क्या कह रहे थे, आप बताओ जरा। देखिए उसके लिए थोड़ा सा आपको रूल्स रेगुलेशन ध्यान रखना पड़ेगा कि ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं, बी ए, ये तो गिवन है। तो मैं अब ध्यान रखना इस ए बी को अंडरलाइन कर रहा हूं, तो यहां से क्या करने वाला हूं, बी की पावर के, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, बी ए, क्योंकि ए भी बी के बराबर गिवन है। अब आपका आंसर आ गया, और ये आंसर क्या बन गया एक तरीके से, बी की पावर के प्लस वन इंटू ए, और ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड, और दैट इज प्रूव बाय द कंडीशन। कौन सी है, इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये कहते हैं जनरलाइजेशन। एक बार के लिए भी ट्रू है, के लिए ट्रू मान के चलते हैं, के प्लस वन के लिए प्रूव कर देते हैं, ये कहलाता है आपका मेथड ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन, है ना? हाँ जी, स्नेहा और आरब ये क्लियर है, मैंने जो प्रूव करके दिखाया है यहाँ पर आपको, कुछ डिस्कशन नहीं करना है इसमें। नो सर। चलिए क्लियर है, स्नेहा आपको क्लियर है ये? क्योंकि अभी Yes, sir. अभी आगे भी चलना है ना, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ ये, अभी आगे भी चलना है, तो इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। विशेष आपको क्लियर है? चलिए ये क्लियर है, तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए। फर्दर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि अभी क्वेश्चन आगे और क्या होना है ना, अभी क्वेश्चन इसमें कंप्लीट नहीं हुआ। फर्दर हमें आगे लेके जो आना है, फर्दर जो प्रूव करना है वो है ए बी की पावर एन इज इक्वल टू में ए की पावर एन बी की पावर एन, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे मैंने कहा था पीएमआई मोस्टली केसों में नेचुरल नंबर के लिए ही होती है ना, कभी स्पेशल केस हो तो अलग बात है, ये हमेशा नेचुरल नंबर के लिए ही दी जाती है पीएमआई का कंसेप्ट, है ना? और अब आप ध्यान रखना कि मैंने ए बी इक्वल टू बी ए तो गिवन है, और इसको भी मैंने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। अब मैंने प्रूव कर चुका हूं कि ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन ए, ये तो गिवन में था, और इसको मैंने प्रूव कर दिया है। यानी कि मैं जो भी क्वेश्चन के पुराने पार्ट हैं उसका आगे यूज कर सकता हूँ, इसका तो यूज कर ही सकता हूँ क्योंकि गिवन है, ये मैंने प्रूव कर दिया, मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ, है ना? तो आप कहें तो हटा दूं थोड़ा सा मैं इसको, चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हटाएंगे, और फिर इसके फर्दर वाला पार्ट है ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर हम इसको प्रूव करेंगे, और इनका कहीं भी यूज कर सकते हैं, जो भी गिवन है या उसको ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं उसका हम कहीं भी क्वेश्चन में आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हल्का सा हटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ तक लिख लिया होना आपने। अब मैं चाहूंगा इसे डिस्कस करके किया जाए ना, सिर्फ ये नहीं बस कॉपी करते हैं ना, थोड़ा डिस्कस करके करेंगे तो आपको चीजें याद भी रहेंगी। अब टारगेट है ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, ये गिवन है और इसको मैंने प्रूव कर दिया है। तो अब मेरा एक तरीके से इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो चल रहा है, और जो मेरे को प्रूव करना है ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन। हाँ जी, सबसे पहले क्या करने वाला, हटा दो उसको ना, थोड़ा सा लिख लो यार, एक बार तभी करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे ना, इसको जब तक डिस्कस नहीं करोगे ना आपको फिर भूल जाओगे। है क्वेश्चन बहुत आसान, अगर वही ना जब तक थोड़ा सा डिस्कस ना किया हो तो आप भूल सकते हो उसको, फिर वर्किंग है बहुत आसान वर्किंग। जब तक आप कोई अगर सपोज करो लिख चुके हो तो आप जरा सोचना शुरू करो कि ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन लेके आना है, और यूजिंग वही करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन,
और इन दोनों का कहीं भी जो हम जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। सोचेंगे यार थोड़ा सा ये लिख रहे हैं तब तक फिर स्टार्ट है ना। हो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। हाँ जी पहले बताओ स्टेप बताइए ना, पहला स्टेप मेरा क्या करने वाला हूं मैं, पहला स्टेप मेरा क्या होगा? सर ए बी पावर एन को 1 पुट करना। बिल्कुल सही है ना, क्या करेंगे पहले फॉर एन इज इक्वल टू 1 हम प्रूव करेंगे, दोबारा पीएमआई शुरू हो गया एक तरीके से है ना। तो एन की वैल्यू 1 लगाऊंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए बी, और यहाँ से भी क्या हो गया ए बी, ये तो क्या हो गया ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, दोनों सेम है कोई बात ही नहीं। पहले स्टेप में तो कोई दिक्कत आई नहीं क्योंकि ये भी है ये भी है, बात ही खत्म हो गई। अब स्टेप नंबर 2, लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, हम मान के चलेंगे है ना। तो यहाँ लिख देते हैं ए बी की पावर के, यहाँ से ए की पावर के और बी की पावर के, और क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पर कोई नंबर डाल के छोड़ देने वाला हूँ है ना। सपोज करो डाल है ना, कोई भी एक नंबर ले लीजिए है ना, डाल के छोड़ दीजिए उसे। अब मेन स्टेप होता है 3 वाला, और वो क्या होगा n की जगह k+1। यहाँ पर n की जगह मैं k+1 लगाने वाला हूँ, तो a b की पावर k+1, यहाँ से a की पावर k+1, b की पावर k+1, और ध्यान रखना ये मेरा टारगेट बन गया है ना, ये मेरे को प्रूव करके लाना है ना। अल्टीमेटली ये प्रूव करने का n की वैल्यू k+1 से ये हमारा टारगेट बन गया। क्या लेके चलेंगे इसमें हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी अपना समझ जानना जिसका यूज कर सकते हैं वो सब आपके सामने लिखा हुआ है ना, यूज कर सकते हैं पूरी तरह से। हम क्या करने वाला हूँ LHS में, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ ए बी की पावर के, और यहाँ से ए बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ए बी की पावर के और यहाँ से है ए बी, तो ए बी की पावर एन यानी क्या है हमारे पास, ये लेकर के आना है, और इसको क्या लिखेंगे हम ए बी की है ना, और यहाँ से लिखेंगे ए की पावर के बी की पावर के ए और बी है ना, इसको ब्रेक कर दिया दोनों पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं इसमें जरा भी। अब जरा ध्यान रखना ए की पावर k+1 लाना है, तो मैं इसकी जगह क्या लगाने वाला हूँ बी की पावर k इंटू ए। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट प्रूव कर चुका हूं मैं, जब मैं इसको प्रूव कर चुका हूं यानी कि एक तरीके से ए बी की पावर एन किसके बराबर है, बी की पावर एन इंटू ए के बराबर है। तो मैं इसको आगे पीछे भी कर सकता हूं इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर। तो मैं क्या लिखने वाला हूं उसको ए की पावर के और यहाँ से ए इंटू बी की पावर के इंटू बी, ब्रेक कर दिया कोई दिक्कत तो नहीं, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर। ये क्या बन गया हमारे पास, ये क्या बन गया ए की पावर k+1, और यहाँ से भी क्या बन गया b की पावर k+1। अब आप देख सकते हो कि जो ब्रैकेट मैंने टारगेट में रखा हुआ था वो आ गया है, प्रूव हो गया है, यानी कि इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। यहाँ लिख देंगे इसे इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 एंड दैट इज ट्रू। हाँ जी एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ है ना, ये सब चीज तो हम ये तो गिवन था, ये हम प्रूव कर चुके थे, और फर्दर हमें लेके आना था ए बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, और इससे मैंने है ना पहले स्टेप में प्रूव कर दिया कि ए बी के बराबर है, और फिर हमने कहा कि ए बी की पावर के किसके बराबर है, ए की पावर ए इंटू बी की पावर के बराबर है। प्रूव हमें ये करना था है ना, तो मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ए बी की पावर के किसके बराबर है, ए की पावर के इंटू बी की पावर के, तो उसकी वजह से हमने इसको ब्रेक कर दिया है ना, यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब ये पावर आगे पीछे हो सकती हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो b की पावर k इंटू ए को मैंने लिख दिया a इंटू बी की पावर k, a की पावर k इंटू ए की पावर k+1, b की पावर k इंटू बी की पावर 1, क्या हो गया b की पावर k+1, यानी कि प्रूव हो गया। हाँ ये विशेष कुछ पूछना है इसमें आपको? हाँ इसने हाँ और आर क्लियर है ये लॉजिक वाइज? थोड़ा सा हल्का सा लॉजिकली समझना होता है इसमें, कोई इसमें मैट्रिक्स नहीं दे रखी है ना, कोई हम मैट्रिक्स पुट करके प्रूव करें ऐसा नहीं है, क्वेश्चन जनरल पैटर्न से चल रहा है, और जनरल पैटर्न है आपका पीएमआई। पीएमआई यहाँ आपको थोड़ा सा बता चुके हैं पहले भी, 3 स्टेप पे चलता है कि हम प्रूव करते हैं इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, सेकंड स्टेप लेट होता है, थर्ड स्टेप फिर हमें प्रूव करके लाना होता है। मेन इसमें जो मार्क्स होते हैं, जो मेन आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है वो स्टेप नंबर 3 ही होता है ना, फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो आप कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत होती ही नहीं। हाँ जी क्लियर है, आप विशेष आपको क्लियर है? और आप कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, आगे बढ़ा जाए?
यस सर, क्लियर है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे ना। देखो कहीं कोई कंफ्यूजन है किसी चीज को लेकर के, क्योंकि पीएमआई वाला है ना हटा दिया गया था, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो पीएमआई को लेकर के। वैसे बहुत क्लियर है कि 3 स्टेप पे चलता है। 1 के लिए प्रूव करते हैं और सेकंड को के एज्यूम करके चलते हैं, लेट का वर्ड लगा होता है, के प्लस 1 को हम उसकी हेल्प से प्रूव कर देते हैं। बहुत सिंपल स्टेप से 3 स्टेप चलते हैं, है ना। चलिए बढ़ेंगे फिर आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप खुद अपने आप बहुत आराम से कर लेंगे, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैं लिख रहा हूं, बट मैं चाहूंगा कि इसे क्वेश्चन का खुद कंप्लीट करके इसका आंसर बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। मैं लिख रहा हूँ जब तक, है ना, तो आप लिख लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ लिख देता हूँ। ये कह रहे हैं ए हमारी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा, सच दैट ये संग में कंडीशन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और इसके 4 पार्ट हमें दे रखे हैं। पहला पार्ट है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। बी वाला पार्ट है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। सी वाला पार्ट है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। फिर डी वाला पार्ट है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। बहुत माइनर डिफरेंस होते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन जितने भी होते हैं, मोस्टली 2 क्वेश्चन तो मतलब 2 पार्ट तो ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे दोनों ही सही हैं, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये ध्यान रखना होता है, बहुत माइनर डिफरेंस है। देखने में दूसरे ऐसे लगते हैं सारे जैसे ही जैसे, है ना, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। हटा कुछ नीचे वाले पार्ट को, है ना। हाँ जी बताइए, तो लॉजिकली बताइए कि मैं क्या करने वाला हूँ। बहुत आसान है ना। ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताने वाला है नहीं, सिर्फ आपके संग डिस्कस करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना, परफेक्ट। साफ पता चल रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है। यहाँ ए लिखेंगे, उसके आगे फिर ए लिखेंगे और इज इक्वल टू क्या कर देंगे आई, यानी क्या कर देंगे 1001। उससे एक पार्ट इसमें से मैच कर जाएगा। ए स्क्वायर निकालने का तरीका होता है ए इंटू ए, यहाँ पर एल्फा, बीटा, गामा माइनस एल्फा। फिर यहाँ पर एल्फा, बीटा, गामा माइनस एल्फा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर हमारे सामने लिखा हुआ है। हाँ, ये मल्टीप्लाई जरा आप मेरे साथ साथ करेंगे, मतलब आप बताएंगे कि पहला एलिमेंट क्या बनने वाला है। जरा मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है ना। 2/2 का मल्टीप्लाई 2/2 से हो रहा है, आउटपुट भी 2/2 का आएगा। तो वो सब लॉजिक तो यहाँ क्लियर है। हाँ जी बताएंगे आरब, जरा पहला एलिमेंट यहाँ क्या बनने वाला है। पहला एलिमेंट यहाँ क्या बनेगा हाँ जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, है ना। फिर नेक्स्ट एलिमेंट, हाँ ध्यान रखना, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा क्या हो गया 0। फिर यहाँ पर थर्ड एलिमेंट यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा गामा और माइनस अल्फा गामा, ये भी क्या हो गया सीधे 0, ये भी सीधे 0 हो गया। अब हम इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा गामा इंटू बीटा या बीटा गामा, क्या तो एक ही बात है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं अगर देख रहा हूँ यही तो आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इजिकल टू कितना है 1001। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। और अब हम दोनों को आपस में क्या कर देंगे इक्वेट, और इक्वेट करने से तो एक ही आंसर आ रहा है। अरे इसको इक्वेट करो या इसको इक्वेट करो तो आंसर तो सेम आ रहा है। यानी कितना हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। अब बताएंगे कौन सा पार्ट सही है इसमें से। ये कह रहे हैं विशेष सी वाला पार्ट। हाँ जी किसी और का सजेशन, कोई कौन सा पार्ट सही होगा इसमें। सी वाला पार्ट है ना। तो आप देखेंगे अगर पीछे आंसर जो दे रखा होगा सही, वो आपका होगा सी वाला पार्ट। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इधर लेके उससे क्या फर्क पड़ता है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 बराबर 0 लिख देते या ये लिख देते, बात तो एक ही है। तो आंसर आपका बिल्कुल सही है सी वाला पार्ट। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, अगर क्लियर है तो मैं लिखता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। ये फिर देखिए लॉजिक पे बेस्ड है, आप बहुत अच्छे से जानते हो
हाँ जी बताइए रा, पहले इसमें डालूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी बताएंगे रा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? सर equal to A dash हाँ, ए डैश इज इक्वल टू ए या ए इज इक्वल टू ए डैश, है ना। इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? A dash is equal to minus A. ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। और जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या मिलेंगे आपको? जीरो मिलेंगे, है ना। और थोड़ा सा देखते हैं आपको कितना याद है। और किसी मैट्रिक्स को क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, किसी मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स। क्या Half फॉर्मूला of था A इसका? plus A dash plus half of A minus A dash. बिल्कुल सही है ना, क्या था फॉर्मूला? हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, जिसमें ये वाली क्या थी आपकी? ये वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है हमेशा, ये वाली हमेशा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है ना, फिक्स रूल्स हैं हमारे। चलिए पढ़ते हैं आगे। इसी पर थोड़ा सा बेस्ड है क्वेश्चन, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के लॉजिक पर। ये क्वेश्चन ओरली है, ये मैंने डिस्कस भी किया था एक दिन क्लास में आपके संग। जरा सोच के आंसर देखेंगे जरा। इफ ए मैट्रिक्स ए बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ये जो ऑप्शन है ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। ये क्या होनी चाहिए? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक भी हो, इसको सिमेट्रिक भी हो, ध्यान रखना कंडीशन का जरा। बी वाला ऑप्शन कह रहे हैं वो हमारी क्या है? एक जीरो मैट्रिक्स है, वो हमारी एक जीरो मैट्रिक्स है। सी वाला ऑप्शन कह रहे हैं क्या वो हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और डी वाले ऑप्शन में कह रहे हैं नन ऑफ दीज। क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वो सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, इसकी सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, क्या वो डायगोनल होनी चाहिए? जीरो। Sir zero matrix. हाँ, कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें? बी वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही कह रहे हो। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होती है और इसकी सिमेट्रिक भी होती है। उसका रीजन अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर समझा जाए लॉजिकली, अरे Sir, जीरो जीरो zero जीरो yes जीरो sir, है which is तो ए डैश करने से भी यही आंसर आएगा, जीरो 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 जीरो। और ए डैश बराबर इसको माइनस ए भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जीरो में से माइनस कॉमन में ले लिया तो फर्क क्या पड़ता है? जीरो तो न्यूट्रल होता है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। जीरो के आगे कुछ भी लिख दो, जीरो तो जीरो ही होता है। यानी कि जीरो या नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो आंसर हो गया इसका बी, जीरो मैट्रिक्स। हाँ जी, ये इन दोनों को तो क्लियर है। आरब आपका थोड़ा सा क्लियर है लॉजिक मेरा जीरो मैट्रिक्स का? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा मैट्रिक्स का। इसके साथ ही मैट्रिक्स हमारी खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले थोड़ा देखो, मैं पुरानी चीजें भी आपसे पूछता रहता हूँ जिससे आपको पुराना लॉजिक सारा याद रहे। जरा जल्दी से थोड़ा सा आंसर देंगे जरा। ए माइनस बी का होल क्यूब। हाँ जी आप बताएंगे जरा, एक एक करके पूछ लेते हैं वो ज्यादा बेटर है। ए माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी ऑलरेडी विद इन सेकेंड आपको आंसर देना है। बताएंगे जरा ए माइनस बी का होल क्यूब जल्दी से। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। देखिए जो आप बता रहे हो वो मेरे से सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपके आंसर से। विशेष आप बताओ ए माइनस बी का होल क्यूब। चलिए आंसर आपका सही है। एक बार स्नेहा से और पूछ लेते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। स्नेहा A cube minus B cube minus 3AB bracket A minus B. बिल्कुल सही है ना। ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। आप जो मैं आपके सुन पा रहा था ना, आप पहले तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं बोल रहे थे, मैंने सुना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोल रहे थे। सही कह रहा हूँ मैं नहीं? यस सर, वो मैंने प्लस है बी। ना, तो ये एक सही आंसर है। और इस आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। चलिए और एक आइडेंटिटी बताएंगे जरा जल्दी से। पहले विशेष आपसे पूछ रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब इंडिविजुअल क्यूब लग गए, बोलेंगे जरा जल्दी से। दूसरा ब्रैकेट इस पर माइनस प्लस बी स्क्वायर तो प्लस यहाँ से दोबारा बोला माइनस बी ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b। हाँ इसलिए आप बताएंगे जरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
सर a minus b ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल सही है ना, ये आईएनटी इसी से ही बन के आती था ना ये आईएनटी इसी से निकल के आ जाती है ना। अभी हम प्रूफ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। जरा जल्दी से बताएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और आप बताएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विद इन सेकेंड, मतलब टाइम नहीं लगाना जरा भी इसमें। बताएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हाँ जी यार जल्दी आंसर। सर नहीं आती। है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हाँ जी, आप बताओ क्या कहते हैं। A square plus B square plus C square plus 2AB। ये आंसर आपने सही बताया, आपने भी सही बताया, आप भी सही बता रहे हो। 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ac। चलिए क्लास सब पूछ रहे हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे वापस। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc, ये स्नेहा से पूछेंगे। स्नेहा पहले आप आंसर दीजिए जरा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। सर फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। हाँ अब बताने सही आंसर। A plus B plus C ब्रैकेट दूसरा, फिर दूसरा ब्रैकेट A plus B plus C। नहीं गलत हो गया, गलत हो गया। a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में आप क्यों बोले थे, इसलिए मैंने आपको रोका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और इसी का एक स्पेशल केस भी आता था, क्या आता था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है देन 3abc A cube plus इक्वल टू 3abc। हाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। और आपको ध्यान है तो ये क्वेश्चन है ऐसे बुक में जिसमें क्या है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो उसमें a प्लस बी प्लस सी को 0 पहले चेक कर लेते सर हैं आपने और फिर C नहीं लिखा। 3abc, हाँ 3abc यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, इस तरह से कर देते हैं। चलिए आते हैं वापस क्वेश्चन पे, इसका इसमें यूज होना है क्वेश्चन नंबर 15 पर। नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने का। वो चैप्टर ऐसा है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बहुत शॉर्टली एक बार 11th का रिवाइज भी करा दूंगा, आप रिवाइज करके आए वो ज्यादा बेटर है जी। सारी जो भी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की सारी पढ़ करके आए हैं, जिससे आपको और जल्दी काम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उसी का इनवर्स का फॉर्मेट है, छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, कर सकते हैं। डिटरमिनेंट का भी ना थोड़ा सा आप ट्राई करें, कोई भी दिक्कत है दिक्कत अलग से पूछ सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यहाँ पर कह रहे हैं आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दे रहे हैं ए वाला पार्ट है, बी वाला ऑप्शन दे रहे हैं आई माइनस ए, सी वाला ऑप्शन कह रहे हैं आई, और डी वाला ऑप्शन है 3a, है ना। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। करते हैं इस क्वेश्चन को बड़े आराम से, कंप्लीट हो बहुत आराम से। सर इसका आंसर सी पार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, पहले सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कितना हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और माइनस 7a, और नीचे वाली चीज को मैंने हटा, नीचे वाली चीज को मैं हटा। अब एक एक करके लॉजिकली सोचेंगे कि क्या हो रहा है। देखो आई को आई से मल्टीप्लाई करो ना, आंसर हमेशा आइडेंटिटी ही आती है, तो आई और प्लस यानी कि आंसर क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ए क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, A ए स्क्वायर square। इंटू ए, और 3 आई स्क्वायर आई बनता है यानी कि ए, और 3 आई, और ध्यान रखना पहले समझ लेना एक बार, ए स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने ए, A। और माइनस का 7 है, पहले इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने लगाए यहाँ पर। नो चलिए सर। अब जरा आगे बढ़ेंगे। आई, हाँ जी, ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के, तो यहाँ पर क्या A होगा ए square। इंटू ए स्क्वायर, और ध्यान रखना किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा जाए तो A आंसर क्या आता रहेगा। है, हमेशा इटसेल्फ आता है, हमेशा आंसर इटसेल्फ आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a, यहाँ पे भी क्या बनेगा 3a, यहाँ क्या होगा 7a, और यहाँ से आई, और ए स्क्वायर किसके बराबर है ए के, A। यहाँ हो जाएगा a प्लस का 3a प्लस का 3a माइनस 7a, और देन हाँ 3 और 3 6 और 1 7, 7a से 7a खत्म, और आंसर क्या आ गया इसका आइडेंटिटी, यानी कि ऑप्शन क्या आ गया इसमें सी।
अब आपके संग डिस्कस करेंगे एक एक चीज को लेकर के, है ना। पहले बताओ ये लाइन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, कंफ्यूजन किस में? पहले चलो फिर आपकी बात पे जवाब देंगे हम। देखो ए को आई से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका आंसर हमेशा ए ही आएगा। मैं देखो करके दिखाता हूँ, ये लो, अभी लो, एक मैंने ले लिया 1 2 3 4, आई क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसको मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ और आंसर देखो वही वापस लौट के आ जाएगा। चेक करो जरा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 का 0 से, क्या आंसर आ गया 1। 1 का मल्टीप्लाई 0 से 2 का आंसर 1 से 2 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 1 से 4 का आंसर 0 से यानी कि 3 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 0 से 4 का आंसर 1 से यानी कि 4 हो गया, और देखो वापस वही लौट के आ गई। यानी कि इसे प्रॉपर्टी की तरह से भी लर्न कर सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स संग मल्टीप्लाई करोगे ना, आंसर हमेशा इटसेल्फ यानी कि जो है वही लौट आ जाता है। हाँ, ये क्लियर है? कंफ्यूजन कौन सा नहीं इसमें, किसी चीज को लेकर के? हाँ, आ रहा है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? नो सर। है ना, तो ये इस तरह से इसका सही आंसर है सी, यानी कि आई वाला पार्ट, है ना, जो आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए, तो ये स्नेहा तो कह रहे थे इनको आइडिया था इस क्वेश्चन के मतलब आंसर के बारे में, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं ना। एक एक चीज लिखी हुई है, आई क्यूब हमेशा आई के बराबर आएगा, और ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए के बराबर है, ए स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, ए के बराबर, क्योंकि ये तो गिवन है। और आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर एक्सेप्ट आता है, तो बेसिक रूल्स का हमने इस्तेमाल किया है ना। चलिए, बाकी तो खैर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कराएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं बहुत शॉर्टली आपसे एक दो चीजें पूछ रहा हूँ, देखो आपको कितना आइडिया है, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। जरा जल्दी से एक आइडिया देंगे थोड़ा सा कि ट्रिग्नोमेट्री कितने सिंबल पर काम करती है? सर टोटल हमारी ट्रिग्नोमेट्री कितने सिंबल्स पर काम करती है? 6 सिंबल पर काम करती है। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। कॉस का अपोजिट सेक। टेन का अपोजिट कॉट, है ना, बिल्कुल सही। ऐसे ही साइन, अगर मैं कहूँ आपसे 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। हाँ, है ना, अपोजिट कोसेक होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री का लॉजिक होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है? कॉस थीटा। ये आप सब जानते हो, है ना। अगर हम बात करें कि जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? थीटा तो कुछ भी हो सकता है। 0 to 1। नहीं, हाँ, ये आ रहा, आप बताइए। ये कह रहे हैं 0 to 1, गलत आंसर दे रहे हैं। क्या सर? साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है? ना तो इससे कभी कम होगी, ना कभी इससे ज्यादा होगी, मतलब एक दो मेरे को बाउंड्री लगानी है। वो बाउंड्री कौन सी है? ये बाउंड्री कह रहे हैं 0 to 1। सर शायद -1 से -1 से 1 तक हाँ, होगा। -1 से लेके 1। साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके के +1 तक ही वेरी करती है ना। साइन थीटा की वैल्यू -1/2 होती है, -√3/2 होती है, यानी कि माइनस में जाती है वैल्यू। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? हाँ, ये बोलेंगे जरा आंसर, इसको पूरा रिवाइज करा रहा हूँ मैं, तो नई चीज नहीं करा रहा। इसी का फिर लॉजिक में इनवर्स में शिफ्ट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। cos थीटा की वैल्यू भी क्या होती है? -1 से लेके 1 तक वेरी करती है। टेन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? -∞ से लेकर के +∞, रियल नंबर भी कह देते हैं, है ना। ऐसे ही जो cot थीटा की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? -∞ से लेकर के +∞ तक वेरी करती है। और sec थीटा और cosec थीटा की, cosec थीटा और sec थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? -1 से 1। है ना, तो ये वैल्यू करती है -∞ से लेके +∞, बट -1 और +1 नहीं आता कभी। यानी कि इसको अगर मैं सिंपल के तौर पे लिखूं तो r -1, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि साइन मतलब जो वैल्यू यहाँ वेरी करती है -1 से लेकर +1, इसके बीच में कभी नहीं आता आंसर। सेक का और कोसेक का आंसर -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। 1 होता है, 1 होता है, ऐसा नहीं कि 1 नहीं होता है ना, 1 होता है बिल्कुल। सेक में भी आंसर 1 होता है, कोसेक में भी 1 होता है, और -1 और 1 के बीच में नहीं होता। -1 भी होता है, बट -1 और 1 के बीच में नहीं होता कभी, है ना। तो इसको मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि रियल नंबर बट एक्सेप्ट -1 to 1 इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब -1 और 1 के बीच में इसका आंसर कभी भी नहीं आता है, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का, है ना। मगर हम अब जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका उल्टा लॉजिक पढ़ेंगे इनवर्स का, है ना।
और जैसे हम कह रहे हैं कि भले ही पढ़ाने को मतलब पढ़ा एक बार में एक ही चैप्टर सकते हैं, मगर डिस्कस कुछ भी करना हो, चाहे वो डिटरमिनेंट हो या एनी एक्स वाई जेड आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास, कहीं भी होगा। तो मैं थोड़ा पहले आ ही जाता हूँ, तो पहले से थ्रू का थोड़ा आपका डिटरमिनेंट जो भी कुछ पूछना चाहते हो पहले एक्सरसाइज बड़े आराम से कर लोगे ना, डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना, टी बाई थ्री को इवैल्यूएट करना, एक बार करेंगे है ना, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। चलिए कुछ डिस्कस करना है तो बताइए, कुछ कंफ्यूजन है तो इसको थोड़ा सा याद करिएगा, है ना। साइन की वैल्यू -1 से +1, कॉस की भी -1 से +1, tan की क्या होते हैं रियल नंबर, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, और सेक और कोसेक की रियल नंबर बट नॉट इन बिटवीन -1 to 1, ये थोड़ा याद करिए, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके Thank you, sir. चलिए वेलकम जी।